बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। एमडीजीज़ और एसडीजीज़ को समझते हैं, जो करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशंस के पार्ट 2 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एमडीजीज़ यानी कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, एसडीजीज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। यूनाइटेड नेशंस ने ये गोल सेट किए ताकि तमाम कंट्रीज़ जो हैं वो कोऑपरेट करें और इन गोल्स को अचीव करें। ये सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से पहले समझते हैं एमडीजीज को, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, so the word millennium means 1,000 years, 1,000 साल, सेंचुरी 100 years, डिकेड्स 10 years। तो मिलेनियम कहते हैं 1,000 साल को। जैसे 2000 साल मुकम्मल हुए, अब ये चल रहा है थर्ड मिलेनियम। इट इज़ दी थर्ड मिलेनियम। तो इसकी शुरुआत में 2000 में ये गोल सेट किए गए बाय द यूनाइटेड नेशंस और 2000 से लेकर 2015 तक थे, फॉर 15 ईयर्स। कि इन 15 ईयर्स में हम जो हैं ये गोल्स को अचीव करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब यहाँ पर जो हैं ओवरऑल 8 गोल्स बनाए गए। ये सवाल अभी भी आया था, मेरे ख्याल में आईआर के पार्ट 2 में आया था या करंट अफेयर्स में आया था, स्पेशल सीएसएस में, कि हाउ मेनी एमडीजीज गोल्स वर देयर। तो देवर 8 गोल्स, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। 2000 से 2015 तक ये खत्म हो गए और 15 के बाद ये आ गए एसडीजीज। तो पहले समझते हैं एमडीजीज के उन 8 गोल्स को। ये तमाम कंट्रीज के बारे में है कि तमाम जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स हैं, तमाम दुनिया में जो कंट्रीज हैं, वो तावन करें, कोऑपरेशन मेंटेन करें, प्रमोट करें ताकि हम इनको अचीव कर सकें। नंबर 1 में तो एरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। 1 में क्या लिखा है? खत्म करना है एक्सट्रीम पॉवर्टी। देखिए जरा इनको जरा समझे में लाजमी आप पर। एक पॉवर्टी है, एक एक्सट्रीम पॉवर्टी है। वर्ल्ड बैंक ने एक डेफिनेशन सेट किया है और वो डेफिनेशन, वो लाइन जो है वो चेंज होता रहता है आफ्टर 4 to 5 years बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम एंड क्राइसिस। तो ये पॉवर्टी का लाइन चेंज किया जाता है आफ्टर 4 or 5 years। तो 2018 में लास्ट टाइम ये जो है पॉवर्टी का डेफिनेशन दिया था वर्ल्ड बैंक ने। पॉवर्टी का डेफिनेशन है कि 2.15 अमेरिकन डॉलर्स। इफ अ पर्सन कैन नॉट अर्न 2.15 यूएस डॉलर इन अ डे इज बिलो पॉवर्टी लाइन। जो शख्स दुनिया के अंदर 2.15 अमेरिकन डॉलर नहीं कमा सकता वो गरीब कहलाता है, या जो कमा सकता है वो फिर जो है पॉवर्टी की लाइन से ऊपर है, आगे है, वो गरीब नहीं है। अब जरा आप खुद लगाएं अंदाजा कि आजकल जो अमेरिकन 2.5 डॉलर्स हैं, 2.15 डॉलर्स हैं, वो कितने पाकिस्तानी रुपए के बराबर हैं। लेकिन याद कीजिएगा, पाकिस्तान के अंदर जो एवरेज फैमिली है वो है 10 मेंबर्स होते हैं। अब अगर एक शख्स ने 2.15 अमेरिकन डॉलर्स कमा लिए हैं एक दिन के अंदर, तो क्या वो अमीर बन गया या वो गरीब नहीं कहलाएगा? भाई जब वो वापस घर जाएगा तो उसके बच्चे हैं, बीवी है या पेरेंट्स भी होंगे, तो सबको 2.15 मिलने चाहिए, तब वो गरीब नहीं होगा। ठीक है, ये है पॉवर्टी का लाइन, 2.15 अमेरिकन डॉलर। अच्छा, एक्सट्रीम पॉवर्टी के लिए है 1.90 या 1.9। इफ अ पर्सन who cannot earn 1.9 American dollar in a day, he is living below extreme poverty line then। तो ये कह रहा है कि तो eradicate extreme poverty and hunger। दुनिया में 800 मिलियन से ज्यादा लोग जो हैं वो रात को खाए पिए बगैर सो जाते हैं। तो कहता है कि इनको खत्म करना है हमें 2015 तक। तो क्या खत्म हुआ? दुनिया में अभी भी लोग भूखे हैं, अभी भी दुनिया में एक्सट्रीम पॉवर्टी है, खत्म नहीं हुआ।
लेकिन फिर भी काफी एक्शन लिया गया, काफी जो है वो स्टेप्स लिए गए टू अचीव दीज गोल्स। ये मैंने कहा 15 में गोल्स खत्म हो गए हैं और फिर 15 के बाद आ गए हैं एसडीजीज, जो अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन मीन्स के पूरे दुनिया के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर, एशिया में, अफ्रीका में, यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ओशनिया के अंदर जो प्राइमरी एजुकेशन है वो हमें लाजमी अचीव करना चाहिए। यानी कोई भी बच्चा पैदा हो, मेल फीमेल कोई भी है, उसको एटलीस्ट क्लास 5 तक लाजमी तालीम हासिल करना चाहिए। उसको इनरोल आप लाजमी करें स्कूल के अंदर। तो ये है यूनिवर्सल पूरे दुनिया के अंदर प्राइमरी एजुकेशन। हमारे मुल्क में, पाकिस्तान के अंदर मैंने बहुत देखा, हमारे गांव के अंदर इवन बच्चे स्कूल जाते ही नहीं है। पेरेंट्स बेचारे गरीब कहते हैं यार ये स्कूल जाए या मेरे साथ चले जमीन पे कुछ खेती बाड़ी करने के लिए, भैंस बकरियां चराने के लिए। तो जो पावर्टी है या इन्फ्लेशन है पाकिस्तान के अंदर, इसने मजबूर किया पेरेंट्स को कि वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं बल्कि कहाँ भेजें, ज़मीन भेजें, कुछ कमाने के लिए फोर्स करते हैं वो। ठीक है, तो ये है प्राइमरी एजुकेशन, लाजमी होना चाहिए, जो अभी भी नहीं है देखा जाए तो। टू प्रोमोट, नंबर 3 में लिखा हुआ है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, टू प्रोमोट जेंडर इक्वलिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट। औरत को लाजमी आप एम्पावर करें, उसको राइट्स मिलने चाहिए, उसको राइट्स आप दें। और जो जेंडर इक्वलिटी है ये भी जो है काफी होना चाहिए। हम देखते हैं भाई डिस्क्रिमिनेशन जेंडर के हवाले से, मेल फीमेल माशरे के अंदर ना कहीं पर मेल को प्रमोट किया जाता है, प्रेफर किया जाता है। अगर बेटी है तो शायद बेटे को ज़्यादा अहमियत है, या अगर भाई को अहमियत है बहन से, कुछ इस तरीके से ना करा कि जेंडर को, जो जेंडर इक्वलिटी है इसको प्रमोट करें। और याद रखना लिटरेसी रेशो के अंदर कहते हैं कि द गैप शुड नॉट बी मोर देन 10%। इसको कम करें, आप इक्वल करें तो अच्छी बात है। देयर शुड बी नो गैप एक्चुअली, but if there is gap they should not exceed to 10% अब यहां पर क्या है, पाकिस्तान में कितना है, पाकिस्तान में 20 से 25% गैप है लिटरेसी रेशो के अंदर। अगर मेल का लिटरेसी रेशो 65-67% है पाकिस्तान के अंदर, तो फीमेल है 45। तो ये 20-25% जो गैप है दैट्स क्वाइट डेंजरस। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अमेरिका है या कनाडा, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये जो कंट्रीज हैं इनका जो गैप है ना, ये तो मिलेगा आपको 4, 5, 6, 7, हार्डली 10%। ठीक है, बहरहाल हर फील्ड में, सियासी लिहाज से, माशी लिहाज से, तालीम के लिहाज से, सोशली पोलिटिकली देयर शुड बी जेंडर इक्वलिटी। और वाकई जिस माशरे में आप फीमेल को आगे जो है प्रमोट नहीं करते हैं, कोई एम्पावरमेंट नहीं है वुमेन के हवाले से, या उसके पास तालीम नहीं है, उसके पास सोशली पोलिटिकल राइट्स नहीं है, तो वो माशरा कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। इसका मिसाल पाकिस्तान को आप देख लें, हमारे मुल्क के अंदर ना आप देखें ज़रा, फीमेल को, हाँ अर्बन एरियाज में कुछ ठीक है सिचुएशन, अगर आप जाएंगे रिमोट साइड्स में तो वहाँ पर बहुत ही ख़राब माहौल है, बहुत ही ज़्यादा। नंबर 4, तो रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी। अब देखें ये चीज़ क्या है, चाइल्ड मोर्टेलिटी, इसका मतलब है कि अंडर 5 एज, 1 से लेकर पैदाशी बर्थ से लेकर जो है 5 साल तक जो बच्चे के अमवात हो जाते हैं, डेथ हो जाते हैं, तो एवरेज 1000 चिल्ड्रन, 1000 अगर बच्चे हैं बेलो 5 इयर्स, तो वो कितने बच्चों की अमवात मौत हो जाती है। तो उसको भी हमें रिड्यूस करना चाहिए। जो बैकवर्ड कंट्रीज हैं ग्लोबल साउथ के, चाहे एशिया के अंदर, अफ्रीका के अंदर, वहाँ पर ना हेल्थ सिस्टम काफ़ी पुअर है, तो वहाँ पर बच्चों के अमवात ज़्यादा हो जाते हैं। तो कह रहा है कि रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, यानी कि बच्चे ना मरें या बहुत कम मरें, ये जो अमवात है बच्चों का इसको रिड्यूस करें। ये अंडर 5 में इसको काउंट किया जाता है, यानी कि 1 to 5। फिर यहाँ पर है टू इम्प्रूव मेटरनल हेल्थ, जो वुमेन के हवाले से, फीमेल अबाउट हर प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, जो वुमेन के हेल्थ के साथ इश्यूज हैं,
तो उसके लिए भी हमें काफी स्टेप्स लेने चाहिए, उस सिस्टम को हमें इंप्रूव करना चाहिए। टू कम्बेट HIV और एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीज, जो एड्स है या मलेरिया है, कुछ और बीमारियां हैं, उनके खिलाफ हमें एक्शन लेना चाहिए, यानी कि वैक्सीन्स, मेडिकल सिस्टम को हमें काफी काफी इंप्रूव करना चाहिए। टू इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, माहौल को बेहतर करें, सस्टेनेबल करें, यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके खिलाफ हमें एक्शन लेना चाहिए हर लिहाज से। और जो क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, हाइड्रो, विंड, सोलर, उनको हम प्रमोट करें, बजाय के थर्मल जो गैस कोल ऑयल से हम करते हैं जनरेट एनर्जी, उसको कम किया जाए, यानी कि माहौल को काफ़ी अब साफ रखें, प्लांटेशन करें, सफाई का माहौल मेंटेन करें आप। तो ये 8 गोल्स हैं, कुछ इन पर अमल किया भी गया, कुछ इन पर अमल किया भी गया, लेकिन फिर भी इनको अचीव नहीं कर पाए मुकम्मल तरीके से। इसका वजह क्या था? इसका मेन वजह था जो अमेरिकन वार्स हैं। याद रखना, जब आप कहीं पर जंग करते हैं, वार करते हैं, तो उसके बाद ना ये स्टेप्स आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाते हैं ये लेने। 2001 में आकर अमेरिका ने हमला किया अफगानिस्तान के ऊपर, वार एंड टेररिज्म शुरू हुआ, फिर हमला किया इराक के ऊपर, फिर जो है लिबिया और शाम, अरब स्प्रिंग वहां पर आ गया। तो जो जंगें हैं, तो डाइवर्ट हुआ आपका अटेंशन टुवर्ड्स द वार, और जो इकोनॉमिक यहाँ पे डेवलपमेंट है यहाँ पर बहुत कम आपने तवज्जो दिया। अब उसके बाद यूएन ने क्या सोचा? अच्छा, एक नंबर 7, नंबर 8 ये भी है, नंबर 8 तो डेवलप ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। करें दुनिया के अंदर हम एक पार्टनरशिप डेवलप करें, कोऑपरेशन करें, ताउन करें, ताकि इन तमाम गोल्स को हम अचीव कर सकें। तो ये 8 गोल्स यहां तक आ गए। ये 2000 से थे 2015 तक यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने बनाए थे, और कुछ इन पर अमल किया भी किया, कुछ यूएन ने फंड्स भी दिए थे, लेकिन इतना ज्यादा जो है इन पर एक्शन नहीं लिया गया, कोई स्टेप नहीं लिए गए जो मुकम्मल तौर पे इनको हम अचीव कर सकें। लेकिन फिर भी काफी हद तक अमल किया गया यहाँ पर। अब यूनाइटेड नेशंस ने क्या सोचा 2015 में? ये तो चले गए एमडीजीज, अब हमें कुछ और गोल्स चाहिए, अब हमें कुछ और गोल्स चाहिए। तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने क्या किया? 2015 में गोल सेट किए, जो 2016 से इनको इंप्लीमेंट किया गया 2030 तक, 30 तक। याद रखना ये 17 गोल्स हैं ओवरऑल। पहले 8 गोल थे एमडीजीज के अंदर, अब यहां पर हैं 17 गोल्स, 2016 से शुरू हुए, 2030 तक दुनिया को अचीव करने हैं। दे आर कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, SDGs। अब ये 17 गोल्स हैं और ये काफी ज्यादा हैं, और कुछ स्ट्रांग यहां पर जो है चीजों को मेंशन किया गया है। अब आप सोचिएगा जरा, ये पॉसिबल है कि नहीं है अचीव करने के लिए। नंबर 1 गोल यहां पर है नो पावर्टी। कर मुकम्मल तौर पे हमें पावर्टी को खत्म करना चाहिए दुनिया से। ये मुमकिन है कि 2030 तक दुनिया में कहीं पर भी, चाहे एशिया के अंदर, अफ्रीका के अंदर, खैर यूरोप तो कुछ डेवलप्ड है, मुकम्मल, चाहे पावर्टी है, एक्सट्रीम पावर्टी है, दोनों को मुकम्मल तौर पे ख़त्म किया जाए दुनिया से। ये पॉसिबल है? पॉसिबल है नहीं है, इसको समझते हैं फिर आगे भी। पहले आप गोल को समझिएगा। मैंने कहा था ना आपको, पावर्टी हर लिहाज से, तो 2.15 अमेरिकन डॉलर ये पावर्टी का जो है डेफिनेशन है, लाइन है, और ये 1.9 अमेरिकन डॉलर यह है एक्सट्रीम पावर्टी का लाइन। फिर कह रहा है जीरो हंगर। जीरो हंगर, कोई भी शख्स जो है रात को कुछ खाए पिए बगैर ना सोए तो बेहतर है। दुनिया में जो भूख है, बदहाली है, हंगर है, इसको भी हमें खत्म करना चाहिए। गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, ठीक है भाई, हेल्थ के ऊपर हमें काम करना चाहिए, तंदुरुस्ती, सेहतमंद हमें होना चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन, गुड्स, तालीम को ज़रा बेहतर करें, इम्प्रूव करें, ठीक है। साइंटिफिक लिहाज से इसको क्वालिटी इसमें आप लाजमी लेकर आएँ इसके अंदर। मेरली डिग्री पर फोकस आप ना करें, जो कॉम्पिटेंसी है, जो सलाहियत है, तो उस पर, स्किल्स पर आपको फोकस करना चाहिए। जेंडर इक्वलिटी, ठीक है कि जेंडर इक्वलिटी को हमें प्रमोट करना चाहिए, मेल फीमेल हर लिहाज से
समाजी, सियासी, मुआशी हर लिहाज से। नंबर 6 पर लिखा हुआ है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। पानी जो हम पीते हैं, यूज करते हैं, साफ हो, बेहतर हो और सफाई का बेहतर निजाम होना चाहिए। नंबर 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। एक तो जो एनर्जी को यूज करते हैं, जनरेट करते हैं, जैसे भी क्लीन एनर्जी, यानी कि हाइड्रो, सोलर और विंड। खत्म करें आप थर्मल सोर्सेस को, जो कोल, गैस और ऑयल से हम बनाते हैं एनर्जी को, और ये अफोर्डेबल हो कि लोगों के ऊपर इतने भी आप टैक्स ना लगाएं जो बेचारे लोग जो हैं वो उसको अफोर्ड भी ना कर सकें। ये पाकिस्तान में हो रहा है ना, कितना बिजली के जो बिल्स आ रहे हैं, तो 3-3 दिन आप होते हैं बेहोश फिर वहां पर। नंबर 8 में लिखा हुआ है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। एक तो जहां पर मजदूर जो लेबर तबका है वो काम करता है जहां पर, तो वो डिसेंट वर्क हो, वो जगह, वो कंडीशंस फेवरेबल हो इंसान के लिए, काम करने के लिए मुश्किल ना हो, और इकोनॉमिक ग्रोथ हो। देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ डज नॉट ओनली मीन मेयरली कि आपने नंबर्स को फोकस किया, हमारी जीडीपी बढ़ गई है, हमारे पास इतना पैसा है बजट के अंदर। भाई, ह्यूमन डेवलपमेंट को आप देखें अपने पास, क्या आपके पास लोग गरीब हैं, अमीर हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, नहीं जाते हैं, जो लिविंग कंडीशंस हैं वो कैसे हैं लोगों के, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका एजुकेशन, आपका हेल्थ सेक्टर, वो कैसे हैं। तो यहाँ इसको हम एक्चुअली कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जब हो माशरे में ह्यूमन डेवलपमेंट। नंबर 9 पर है इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडस्ट्रीज को प्रमोट करें आप। देखिए, पाकिस्तान या जो बाकी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, इवन इंडिया तो कुछ न कुछ आगे बढ़ रहा है। अफगानिस्तान को देखें, या इराक को देखें, शाम है, या नॉर्थ कोरिया है, या अफ्रीका के अंदर आपको बहुत नाम मिलेंगे इस तरीके से, जम्बिया, जिम्बाब्वे, सोमालिया, कोंगो, डीआर कोंगो, ब्रूंडी, रवांडा, इथोपिया, बहरहाल, और इन आर्ट्स साउथ अमेरिका। तो कह रहा कि एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट ना हो आप, डू नॉट मेयरली डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर में आपका लेबर फोर्स बहुत ज्यादा जाएगा, लेकिन वो इनकम बहुत कम मिलेगा आपको। तो ये जो G7 कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो वो एक्चुअली ग्लोबल नॉर्थ को आप ले सकते हैं। दे आर इंडस्ट्रियल। अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्पेन, रशिया, चाइना, जापान, ये क्या है? दे आर नाउ इंडस्ट्रियल कंट्रीज। उनका जो मेन सेक्टर है वो है इंडस्ट्री, इनोवेशन, डिफरेंट चीजें आप बनाएं। हमारे पास एग्रीकल्चर भी है ना, वो पुराने, हमारे पास 50 साल पहले वो ट्रैक्टर आए थे, बस वही हैं। कोई और चीज, कोई और मशीनरी, कोई और इनोवेशन नहीं है पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सिस्टम के अंदर। मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं यूरोप के, चाइना के, कमाल का, पता नहीं ऐसे मशीनरी यूज करते हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो हमने कभी देखे भी नहीं है वो। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर, चाइनीज एक कॉल है, कोटेशन है, यू कैन नॉट डेवलप विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर। आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पुअर है तो, यानी कि आपके सड़कें, रास्ते, मोटरवेज बनाएं, शाहराहों को डेवलप करें, एयरपोर्ट, सी पोर्ट्स, तब जाकर ये जो है ना आपकी जो ट्रेड है, कारोबार, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसको काफी फायदा यहां से होगा। ये ऐसा हुआ भी है, चीन ने शंघाई को डेवलप किया और पूरे चीन को वहां किया कनेक्ट। दुबई को डेवलप किया यूएई ने, जो पूरा दुबई है, चाहे वो शारजाह, वो अजमन, रसल खीमा, फुजैरा, उम्मुल कवीन, सबको किया गया वहां पर कनेक्ट। सिडनी को देखें, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया जो सेंट्रल और वेस्टर्न साइड है, वहां पर मिलेंगे आपको डेजर्ट्स मिलेंगे, वहां पर सैंडी डेजर्ट, जिप्सन डेजर्ट, सिम्सन डेजर्ट, विक्टोरिया डेजर्ट। सिडनी को डेवलप किया गया, पूरा जो ऑस्ट्रेलिया है उसको किया गया लिंक उसके साथ। इंडिया क्यों हमसे आगे बढ़ रहा है? इंडिया ने मुंबई को डेवलप किया पहले, फिर वहां से शाहराज निकले हैं, वहां से मोटरवेज बनाए गए, रेलवे ट्रैक्स बनाए गए। क्यों पाकिस्तान पीछे है? हमने अपने मोटरवेज डेवलप नहीं किए। अगर मोटरवे हमने डेवलप किए हैं तो लाहौर से इस्लामाबाद, अरबी पर एक कराची को डेवलप करें आप। 2-2.5 करोड़ की कराची की पॉपुलेशन है, वहां कोई भी निजाम नहीं है ट्रैफिक का,
न कोई मेट्रो ट्रेन, कुछ वहां पे नहीं है। जब तक आप कराची को डेवलप नहीं करेंगे, आपका लाहौर, आपका इस्लामाबाद, आपका ये जो रावलपिंडी है, ये मुल्तान, फैसलाबाद, ये डेवलप नहीं होंगे। तो कराची को डेवलप करें, फिर कराची से आप मोटरवेज बनाएं, रेलवे ट्रैक्स बनाएं। अभी गवादर भी हमारा माशाल्लाह काफी स्ट्रांग हो रहा है। तो जितना हो सके आप पहले डेवलपमेंट करें गवादर कराची के अंदर, फिर वहां से आप निकालें मोटरवेज, रेलवे ट्रैक्स, तब ये मुल्क आगे बढ़ेगा। नंबर 9 था ये। नंबर 10 पे आ जाएं, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज। जो मुआशरे में इनइक्वालिटीज हैं, जो चीजें बराबर नहीं हैं, बहुत बड़ा फर्क है, एक अपर क्लास, लोअर मिडिल क्लास, इनको खत्म करें। जो भी डिफरेंसेस हों, इनइक्वालिटीज हों, समाजी, सियासी, सबको हमें क्या करना चाहिए, खत्म करना चाहिए। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। अब देखिए हमारे पास है कच्ची आबादियां, बड़े बड़े शहरों, कराची को देख लें, वहां पर सड़क नहीं है, अगर बारिश थोड़ा हो तो वहां पर गलियां, रास्ते, नदियां बन जाती हैं, वहां पर वो रिवर्स बन जाते हैं। फिर वहां पर कह रहा है कि जहां आप बनाते हैं ना अपने शहर, कम्युनिटीज को, दे शुड बी वेल प्लान्ड। वहां पर पहले आप बनाएं, ड्रेनेज सिस्टम आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, ड्रेनेज, स्ट्रीट्स, रोड्स, पार्क, स्कूल, तो प्रॉपर अंदाज में आपके हों कम्युनिटीज वहां पर। नंबर ये 11 हो गया। नंबर 12 पे यहाँ पे आ रहा है रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। जो चीज आप बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, खाने के लिए, पीने के लिए, यूज करने के लिए, तो वो चीज कुछ अच्छे क्वालिटीज की होनी चाहिए। आप पहनते हैं, आप खाते हैं, आप यूज करते हैं, तो जो चीज आप यूज करते हैं, बनाते हैं, शुड बी आप रेस्पॉन्सिबल क्वालिटीज। क्लाइमेट एक्शन, एक एक्शन लें आप अगेंस्ट ग्लोबल वार्मिंग, अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। COP हो गया, पेरिस कॉन्फ्रेंस हुआ, शर्म अल शेख में अभी हुआ COP, ठीक है। तो कोई एक्शन आप लाजमी लें अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। नंबर 13 था ये। नंबर 14, 14 पर, लाइफ बिलो वाटर। जो पानी के अंदर जिंदगी है, मैराइन, मैरीटाइम जो लाइफ है, रिवर, सी, ओशन, हर जगह उनको साफ रखें। आप गटर्स को, जो खराब, जो आपका एक अनफिट पानी है, उसको रिलीज मत करें एक रिवर, एक कैनाल के अंदर। जो सी है, ओशन है, वहां पर आप मिसाइल फायर ना करें, वहां पर आप कोई कंटेनर का जो ऑयल है वो लीक ना करें। तो पानी के अंदर जो जिंदगी है, जरा उसका भी आपको ख्याल रखना चाहिए। लाइफ ऑन लैंड, जमीन पर जो जिंदगी है, इंसान हो, परिंदे हों, एनिमल्स हों, तो उनका भी ख्याल करें आप। माहौल को बेहतर रखें, हर चीज के बारे में सोचें आप, ग्रीनरी करें। देयर शुड बी मोर प्लांटेशन। अकॉर्डिंग टू UNEP, आपका एटलीस्ट 25% लैंड जो है, पूरे कंट्री का जो लैंड है उसका 25% that should be under forest for a friendly environment। लेकिन हमारे पास क्या, पाकिस्तान के अंदर less than 4% our land is under forest। उसके बाद है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रांग। आपके जो इदारे हैं वो काफ़ी स्ट्रांग हो, मजबूत हो, अमन हो, इंसाफ हो माशरे के अंदर, किसी मुल्क के अंदर। पार्टनरशिप फॉर दी गोल्स, नंबर लास्ट में है 17 पर, कि हम तमाम जो कंट्रीज हैं वो तावन करें, पार्टनरशिप मेंटेन करें इन गोल्स को अचीव करने के लिए। अब 17 गोल्स हैं ये, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, इनके लिए पैसा कौन देगा? इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डेवलपमेंट हो, क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी हो, जेंडर इक्वलिटी हो, एजुकेशन हो, हेल्थ सेक्टर बेहतर हो, ठीक है, जीरो हंगर हो, नो पॉवर्टी हो, इनके लिए पैसा कौन देगा? फिर यहां पर यूएन ने क्या किया? यूएन ने, अब पहले वो नहीं था MDGs में, यूएन ने अभी बनाया SDGs के अंदर, यूनाइटेड नेशंस हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम, HLPF बनाया गया, हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम बनाया गया ऑन द SDGs के इनको हम कैसे अचीव करें। तमाम जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो कुछ डोनेशन लाजमी करें यहाँ पर। और UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, और UNDP डेवलपमेंट प्रोग्राम जो हैं, ये दोनों कोऑपरेशन कर रहे हैं टू अचीव द SDGs। अब यहाँ पर द इकोनॉमिस्ट, एक UK का, ब्रिटिश का एक वीकली मैगजीन है,
इसने काफी तनकीद किया, इट क्रिटिसाइज्ड द एसडीजीज। बोला भाई इनके लिए पैसा कहां से आएगा, बोला एटलीस्ट आपके पास क्या होना चाहिए, एक साल के अंदर आपके पास 2.5 ट्रिलियन होने चाहिए। अब इसको मल्टीप्लाई करें आप विद 15, और ये कहा था इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने कि एटलीस्ट 40 ट्रिलियन डॉलर्स, 40 ट्रिलियन, बिलियन नहीं, ट्रिलियन डॉलर्स आप इन्वेस्ट करेंगे, यूज करेंगे, तब जाकर इनको आप अचीव करेंगे। भाई इतना पैसा कौन देगा कौन? तो द इकोनॉमिस्ट ने कहा कि ये यूजलेस हैं, ये इम्पॉसिबल हैं। तो काफी तनकीद किया है द इकोनॉमिस्ट ने यूनाइटेड नेशंस के ऊपर कि आपने एसडीजीज गोल्स तो बना लिए, 17 गोल्स तो यहाँ पर हैं, इनको अचीव कौन करेगा यहाँ पर। अच्छा, फिर चैलेंजेस, आखिर चैलेंजेस क्या हैं? देखिए जरा आप ट्राई तो करें, कोऑपरेशन करें, कुछ तो कुछ करें, फिर देखते हैं कि मुकम्मल तौर पे इनको अचीव करते हैं या नहीं कर सकते हैं। यहाँ जो मुश्किलात का सामना है तो अचीव द एसडीजीज वो क्या हैं? वो है कोविड-19। अब कोविड-19 हो गया, 1-2 साल के लिए लॉकडाउन हो गया, जो आपकी मईशत, आपकी जो टूरिज्म इंडस्ट्री, सब कुछ डाउन हो गए। श्रीलंका आपके पास बड़ा एग्जाम्पल है, वो काफ़ी डाउन हो गया। तो बहुत जो इकनॉमी है कंट्रीज़ की, इट वेंट डाउन। तो इसने काफ़ी जो हैं ये एक चैलेंज साबित हुआ तो अचीव दी एसडीजीज। उसके बाद यूएसए, चीन और रशिया के बीच में जो दूरियां हैं, रूस का हमला यूक्रेन के ऊपर, फिर अमेरिका ने, यूनाइटेड नेशंस ने, यूरोपियन यूनियन जो सैंक्शंस इंपोज किए हैं रशिया के ऊपर, फिर ये चीन का और अमेरिका का जो कोल्ड वार न्यू शुरू हो गया ताइवान को लेकर, ये जो कन्फ्लिक्ट्स हैं अभी इसराइल और फलस्तीन का जो ये जंग चल रहा है वहां पर। तो भाई दुनिया में आपको कोऑपरेशन करना चाहिए डेवलपमेंट करने के लिए। अगर आप लड़ेंगे, हमले करेंगे, अगर आप कोई भी कोऑपरेशन मेंटेन नहीं करेंगे तो कैसे आप ये 17 गोल्स अचीव कर पाएंगे? ये कुछ जो हैं यहाँ पर चैलेंजेस भी हैं इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड कम्युनिटी टू अचीव दिस एसडीजीज। बहरहाल ये मुश्किल बहुत ज़्यादा है, इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल है। नो पॉवर्टी हो, जीरो हंगर हो। बहरहाल ये 17 गोल्स हैं जो 2016 से स्टार्ट हुए 2030 तक। अभी 2023 चल रहा है, तकरीबन 8 साल मुकम्मल होने वाले हैं, बाकी 7 साल रह गए हैं। अब देखते हैं कि दुनिया इनको अचीव कर पाता है या नहीं कर पाता। जहाँ भी हैं खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।